हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग चैप्टर को, और इस डायरेक्टिंग चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। पार्ट ए का ये सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है, और ये जो है वो काफी लंबा चैप्टर है, क्योंकि पार्ट ए में सबसे लंबा चैप्टर यही है, और इसमें काफी सारे जो है वो चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो डिटेल्ड में एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, अच्छे से देखना, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम उन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को समझाते जाएंगे। अब सबसे पहला सवाल ये आता है सर जी कि आखिरकार डायरेक्टिंग होता क्या है। तो हम सबको पता है कि मैनेजमेंट का जो है वो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक होता है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। तो ये जो हम लोगों का 4th नंबर का इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग होता क्या है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग प्लानिंग में ये सीखते हैं कि भाई किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, इन सब चीजों के बारे में प्लानिंग किए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो चीज हम लोग सोचे थे उन चीजों को रियल में हम लोग एग्जीक्यूट किए। ओके, अब उसके बाद लोगों को स्टाफिंग किए। स्टाफिंग का मतलब, स्टाफिंग में हम लोग डिटेल में सब चीज पढ़े कि किस तरीके से एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया जाता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, प्रमोशन, डिमोशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़े। अब मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी अभी जो है आपने 100 एम्प्लॉय को काम पे रखा है। अब वो जो 100 एम्प्लॉय है वो अगर ट्रेनिंग करके भी आ गए हैं, तो भाई अब उन लोगों को जो है वो डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आप लोगों को जो है वो काम को करना है। तो डायरेक्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर मतलब वो पर्सन जो डायरेक्टिंग करने का काम करता है। तो एक जो पर्सन होता है डायरेक्टिंग, वो लोगों को, एक जो पर्सन होता है डायरेक्टर, वो अपने एम्प्लॉय को या अपने सब ऑर्डिनेट्स जो उसके नीचे जो लोग काम करते हैं उन लोगों को कामों के बारे में बताते हैं कि भाई देख, तुमको काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, इतना से इतना बजे करना है, इस तरह से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। डायरेक्टिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग से ही जो एम्प्लॉय लोग होता है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। जैसे देखो, ऐसे समझो, सपोज कर लो एक फिल्म का शूटिंग हो रहा है। अब अगर उस फिल्म का शूटिंग में अगर डायरेक्टर ही नहीं आएगा तो सभी एक्टर्स को और कौन बताएगा कि आप लोगों को किस तरीके का एक्शन करना है। डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर कैमरा लेकर के खड़ा हो जाता है ऐसा, और डायरेक्टर क्या करता है भाई, एक्टिंग कराता है उन लोग को, और हर एक चीज को वो डायरेक्ट करता है। और जहां उसको ये लगता है कि भाई ये काम ठीक तरीके से नहीं हुआ, वो बोलता है कट कट कट, आपको फिर से करना है, कट कट कट, फिर से करना है। और जहां उसको लगता है कि हाँ ये काम वैसा हो गया जो जरूरी था और जैसा होना चाहिए था, तो वो जो है आगे की ओर बढ़ जाता है। सेम ऐसे ही एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो आपका मैनेजर होता है, यानी एक जो डायरेक्टर होता है, वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को हमेशा डायरेक्ट करता जाता है कि भाई तुमको काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। एक्चुअल में डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडेंस देना, डायरेक्टिंग का मतलब होता है काम के लिए डायरेक्ट करना कि आपको काम इस तरीके से करना है। और डायरेक्टिंग से ही जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय होते हैं वो लोग अपना काम करना स्टार्ट करता है। आया समझ में? तो चलो आओ अब क्वेश्चन में आते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उन टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन में हम लोग बात करते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का निकल के आता है वो हम लोग का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डायरेक्टिंग, गिव इट्स डेफिनेशन। डायरेक्टिंग क्या है, इसका डेफिनेशन को बताओ। तो बोल रहा है डायरेक्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, guiding and giving direction to the people in the organization to achieve its objectives। यानी डायरेक्टिंग का काम एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां एक पर्सन लोगों को इंस्ट्रक्टिंग करता है, यानी लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडिंग करता है कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, एंड गिविंग डायरेक्शन, उन लोगों को दिशा बताता है कि भाई देख तुमको इस तरीके से जो है वो काम को करना है। डायरेक्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सही, डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक, डायरेक्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन लाइक व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू एनी वर्क। डायरेक्टिंग का मतलब बताना होता है कि भाई तुमको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। बोला गया है ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब डायरेक्टिंग का ये मोटा मोटी मीनिंग यही होता है। अब आपको इसमें जो, अगर मान लो कि आपको आंसर छोटा लगता है, अगर आपको कुछ अपने से कुछ चीजों को एड ऑन करना है, यू शुड गो एंड यू शुड एड ऑन इट। ठीक है, अदरवाइज ये काफी है इतना डायरेक्टिंग का मीनिंग। ठीक, अब इसका डायरेक्टिंग का डिफिनेशन कि भाई किसने डायरेक्टिंग के बारे में क्या कहा था। ठीक है, तो देखो भाई डिफिनेशन में सबसे पहले कुंटज एंड ओडेनोल ने क्या कहा था डायरेक्टिंग को। उन्होंने कहा डायरेक्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू सब ऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिगार्डिंग अपने नीचे जो लोग काम करते हैं, जिसको सब ऑर्डिनेट्स बोलते हैं,
उन लोगों को डायरेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो एक मिडिल लेवल का टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में सुपरवाइजर है, ठीक है। अब सुपरवाइजर के नीचे जो वर्कर्स लोग काम करते हैं उन लोगों को जो है सुपरवाइजर काम बताता है कि देखो ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये करना है, वो कहलाता है उसका डायरेक्टिंग। अकॉर्डिंग टू डेल क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको लोगों को डायरेक्ट करके ये बताया जाता है कि तुमको या तुम्हें क्या काम करना है, और ये देखा जाता है कि वो जो है वो कितना अपने एबिलिटी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। चलो सर जी, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो ये डायरेक्टिंग का फीचर्स है, हम फीचर्स को डील नहीं किए हैं, आप डील करोगे। हम बार बार बोल रहे हैं आपको, आप राइटिंग स्किल आपको अपना डेवलप करना है, बार बार बोल रहे हैं हम। और हम बोलते हैं कि आप इसको लिखो और हमको टेलीग्राम चैनल पे भेजो, तो काहे नहीं भेजते हैं। आप सही लिखो या गलत लिखो, कुछ भी लिखो, हमको दिखाओ तो पहले लिख के कि सर देखो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तब ना हम आपको गाइड करेंगे कि एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है। समझ में आया? नहीं तो रटते रटते पगला जाओगे। अब डायरेक्टिंग का फीचर, पहला मैनेजरिकल फंक्शन। हाँ भाई बिल्कुल सही है, डायरेक्टिंग इज एन मैनेजरिकल फंक्शन। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अच्छा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एब्सोल्युटली राइट। डायरेक्टिंग इज आल्सो ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और डायरेक्टिंग जो होता है वो हमेशा चलते रहता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, जो सब ऑर्डिनेट्स है, उन लोगों को हमेशा डायरेक्ट करते रहना पड़ता है, उन लोगों को देखते रहना पड़ता है, काम बताते रहना पड़ता है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको याद रखना। डायरेक्टिंग का फ्लो कैसे होता है भाई? टॉप टू बॉटम, 3 लेवल्स होता है मैनेजमेंट का, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप लेवल डायरेक्ट करेगा आपका मिडिल को, मिडिल डायरेक्ट करेगा लोअर को। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोअर लेवल डायरेक्ट कर देगा, डायरेक्टिंग कर देगा आपका टॉप लेवल को। समझ में आ रहा है? टॉप टू बॉटम की ओर आता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद इन्वॉल्व्स ह्यूमन फैक्टर्स। डायरेक्टिंग में लोगों को डायरेक्ट किया जाता है, ह्यूमैनिटी को। इसके बाद बोला गया है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग का मतलब है सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, हाँ भाई जब लोगों को कोई अच्छा से डायरेक्ट करने वाला होगा तो उन लोगों का काम करने का जो इफिशियंसी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और कोई अच्छा से अगर गाइड करने वाला आपको नहीं मिलेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है, एकदम टेंशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बताने वाला हो कि देखो बच्चा ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये बेकार है, इसको हटाओ, एग्जाम का तैयारी ऐसा करना है, ये सब चीज फालतू है, सब चीजों को हटा दो, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको कम करने में भी मन लगेगा और आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, है ना। एम्प्लॉय के साथ भी यही होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। याद रखना है डायरेक्टिंग के अंदर में 4 एलिमेंट्स आता है, यानी डायरेक्टिंग के अंदर में 4 चीज आता है, ठीक। पहला एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का लीडरशिप, दूसरा होता है मोटिवेशन, तीसरा होता है कम्युनिकेशन और चौथा होता है सुपरविजन। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। अब बात करते हैं लीडरशिप का क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो लीडरशिप क्या होता है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन में समझाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज लीडरशिप, गिव इट्स फीचर। लीडरशिप क्या है, इसका फीचर को बताओ। सिंपल सा बात है, लीडरशिप जो होता है, लीडिंग करने का एक ऐसा क्वालिटी होता है जहां एक पर्सन अपने नीचे जो भी सब ऑर्डिनेट्स काम करता है उन लोगों को काम के लिए डायरेक्टिंग देता है और उन लोगों को बताता है कि भाई तुम लोगों को जो है वो किस तरीके से काम करना है, और उन लोगों से काम करवाता है। देखो वही बोला, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इन्फ्लुएंसिंग पीपल और सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। उन सभी लोगों से काम कराना आता है। लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। लीडरशिप डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सही बात है। लीडरशिप हेल्प्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसके लिए लीडरशिप का होना जरूरी है, क्योंकि लीडरशिप नहीं होगा तो एम्प्लॉय लोगों से काम करवाएगा कौन, ठीक है। ए लीडर और मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर सबऑर्डिनेट्स। एक लीडर, एक मैनेजर या जो एक लीडर होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके नीचे जो लोग काम करते हैं वो हमेशा उन लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस करे, उन लोगों से काम करवाए। In simple words, we can say that leadership is a process to influence other in such a manner to do work what the leader wants them to do. एक्चुअल में लीडरशिप एक ऐसा क्वालिटी होता है जिसके रिगार्डिंग एक लीडर
अपने सब ऑर्डिनेट से वो काम करवाता है जो काम वो करना चाहता है, ये होता है लीडरशिप। ठीक है, आगे देयर आर सम फीचर्स ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप का कुछ कुछ फीचर सुनो। सबसे पहला फीचर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही, लीडरशिप जो है वो डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ भाई हमेशा लीडरशिप का जरूरत पड़ता है, हमेशा लीडरशिप करते रहना पड़ता है। यूनिवर्सल प्रोसेस, सही बात है, लीडरशिप का जरूरत सब जगह पे होता है, सब जगह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, हर जगह लीडरशिप का जरूरत होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हाँ अगर लीडरशिप अच्छा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा मैन पावर बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से काम करवा सकते हो। प्रोवाइड गाइडेंस टू द सबऑर्डिनेट्स, बिल्कुल सही, सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके नीचे काम करने वाले लोग, सबऑर्डिनेट्स मतलब एक मैनेजर है और मैनेजर के नीचे जो लोग काम करता है वो होता है सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा, गाइड करेगा। मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, हाँ भाई लीडरशिप के द्वारा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलो इस साल का एग्जाम में ये एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा था 2023 में, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। एक अच्छे लीडर में आप क्या क्या क्वालिटी देखते हो। सिंपल सा बात है, अगर आपको अपने लिए एक लीडर चूज करना है या आपको खुद एक अच्छा लीडर बनना है तो आप में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहला नॉलेज, आपके पास उस काम के प्रति क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एजुकेशन, आप एजुकेट होने चाहिए, एजुकेट आपको पढ़े लिखे या शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑनेस्ट एंड ट्रस्टफुल, आप ईमानदार होने चाहिए और साथ ही साथ विश्वासकारी होना चाहिए कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। इसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपके पास क्या होना चाहिए, डिसीजन लेने का एबिलिटी जो है वो होना चाहिए, डिसीजन लेने का एबिलिटी होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास फिजिकल एंड मेंटली फिट, आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहिए, आपको फिजिकली भी मजबूत रहना चाहिए और मेंटली भी। ठीक है, ताकि आप सही डिसीजन सही समय पे ले सको। ठीक, इसके बाद गुड कैरेक्टर, आपका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा नेता लोग नहीं होता है कि कोई नेता मतलब खराब नेचर के होते हैं, तो हम लोगों के मन में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट कोई इज्जत नहीं होता है। लेकिन अगर कोई नेता होता है जो अच्छा काम कर रहा है, लोगों का भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उस नेता के लिए हम लोगों के मन में जो है वो अच्छा इज्जत होता है। ठीक है, तो एक लीडर का हमेशा जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल, उसके पास दूसरे को इंस्पायर करने का एबिलिटी होना चाहिए। एक लीडर के पास ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपने बातों से अपने बिहेवियर से दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, इंस्पायर कर सके। कोई इंस्पायर होगा तभी तो आपके लिए काम करेगा भाई। इसके बाद एबिलिटी टू कम्युनिकेट पीपल, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका, लोगों से घुलने मिलने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिसनिंग एबिलिटी, एक सबसे अच्छा, एक बोला जाता है ना, एक गुड स्टूडेंट आल्सो एक गुड रीडर एंड गुड राइटर। एक अच्छा स्टूडेंट जो है ना वो गुड स्पोकर से पहले गुड लिसनर होता है, यानी अगर आप चीजों को अच्छे से सुनोगे तो लोग आपसे और ज्यादा जो है अच्छे से घुल मिल के रहेगा। इसके बाद एम्पैथी बोल लो या सिंपैथी बोल लो, आपके मन में दयालुपन रहना चाहिए, यानी आपको फील होना चाहिए कि लोगों का दर्द आपका दर्द है। आया समझ में, ठीक है, ये कुछ कुछ क्वालिटी है। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, बोल रहा है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप और मैनेजमेंट। एक लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअल में आप इसको लीडरशिप और मैनेजर भी लिख सकते थे कि एक लीडर और मैनेजर में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो अलग अलग चीज है, लीडर अलग होता है और मैनेजर जो है वो अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है, लीडर अलग होता है और मैनेजर अलग होता है। ठीक है, चलो अब इसके बीच कुछ कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं। और जब कभी भी हम बोलते हैं कि डिफरेंस पढ़ना है, इसका मतलब है कि हमेशा डिफरेंस के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, बेसिस। इसके बाद एक कॉलम में लिखे हम लोग लीडरशिप और एक कॉलम में लिखे हम लोग मैनेजमेंट को। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंस को। तो देखो जी, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो क्या है हम लोग का, मीनिंग। तो देखो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, तो लीडरशिप इज ए एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने का जो एबिलिटी होता है वो होता है लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क विद अदर, दूसरों से मिल करके काम करने की कला मैनेजमेंट है। लोगों को आप इंस्पायर, मैनेजमेंट के थ्रू आप लोगों को इंस्पायर नहीं करते हो, मैनेजमेंट के थ्रू आप लोगों के साथ मिल करके काम करते हो, और लीडरशिप में दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो आप, और आपके लिए वो लोग काम कर देता है। ठीक है, चलो आगे। नेसेसिटी,
बोला गया है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप का जो जरूरत है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उसका जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, इसके बाद स्कोप, इट हैज नैरो एंड लिमिटेड स्कोप। लीडरशिप का नैरो और लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन जो हम लोगों का मैनेजमेंट होता है उसका वाइड स्कोप होता है या अनलिमिटेड स्कोप होता है। इसके बाद म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी रिश्ते, ऑल द लीडर्स आर नॉट मैनेजर। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स बट ऑल द मैनेजर्स आर लीडर। सभी लीडर्स जो होते हैं वो मैनेजर नहीं होते, लेकिन सभी मैनेजर जो है वो लीडर होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेबिलिटी, तो इट इज स्टेबल। लीडरशिप जो है वो स्टेबल होता है और जो आपका मैनेजमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी वो बढ़ते घटते रहता है। इसके बाद फॉर्मल राइट्स, ए लीडर हैज नो फॉर्मल राइट। लीडर के पास फॉर्मल राइट्स नहीं होता है, और ये जो हम लोग का जो ये होता है मैनेजर जो होता है उसके पास एक फॉर्मल राइट्स होता है। रुको, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है भाई, इसको पॉइंट नंबर 6 एक काम करोगे आप लोग मेरे लिए, आप लोग एक बार नेट पे चेक करना और एक बार नेट पे सर्च करना, तो ए लीडर हैज अथॉरिटी, ए लीडर हैज अथॉरिटी। लीडर के पास किस तरीके का अथॉरिटी होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, और इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके दोगे। VVI MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लीडर के पास जो है वो फॉर्मल अथॉरिटी होता है या इनफॉर्मल अथॉरिटी। आप नेट में सर्च करोगे और हमको इसका कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आंसर बताओगे। हम देखते हैं कि यहां तक कौन स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो इसका आंसर हमको आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, कि लीडर्स के पास फॉर्मल अथॉरिटी होता है या इनफॉर्मल अथॉरिटी होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट हो गया, लीडरशिप खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसका, यानी सेकेंड एलिमेंट पे, मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन, गिव इट्स फीचर्स। मोटिवेशन क्या है और इसका फीचर क्या है? तो सिंपल सा बात है सर जी, मोटिवेशन का मतलब है कि कोई जो एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम कर रहा है, उन एम्प्लॉय के अंदर जो काम करने का एबिलिटी है उस एबिलिटी को बढ़ाना। जैसे सपोज कर लो कि आप अगर अंदर से अभी मोटिवेट हैं, नहीं हम पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, 12th में टॉप करेंगे, स्टेट टॉप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, अपने कॉलेज से टॉप करेंगे, मतलब पूरा अंदर से मोटिवेट है, तो आप काम को बहुत अच्छा से करोगे, एकदम मन लगा के करोगे, ज्यादा काम करोगे, अधिक तेजी, अधिक जोश, अधिक जुनून से काम करोगे। और अगर आपको माने नहीं है, छोड़ दो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सर तो पागल है, क्वेश्चन डाल रहे हैं, डालने दो, हमको क्या है, होगा जितना होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, तो क्या आपको काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। उसी तरीके से एक कंपनी के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। अब वो एम्प्लॉय अगर आलसी हो गए या काम करना नहीं चाहें, तो भाई कंपनी का तो प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो तो गिर जाएगा, कंपनी का प्रोडक्शन गिर जाएगा, कंपनी को लॉस होगा और कंपनी धीरे धीरे डूबती जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपने एम्प्लॉय लोगों को मोटिवेट करके रखो, उन लोगों को कुछ ही ना किसी चीज का लालच दो कि जो 1 महीना कंटिन्यू काम आएगा उसका सैलरी बढ़ा देंगे, जो इस बार सबसे अच्छा काम करेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर में उसको मोबाइल गिफ्ट करेंगे, उसको कार गिफ्ट करेंगे, उसको रहने के लिए क्वार्टर गिफ्ट करेंगे, तो या उसको प्रमोशन कर देंगे। तो अब जो है एम्प्लॉय लोग जोश में आ जाएगा, अरे काम करना होगा अच्छे से, प्रमोशन होगा, चलो अच्छे से हम लोग काम करते हैं। मोटिवेशन ये काम करता है, जो किसी भी पर्सन के अंदर जो काम करने का एबिलिटी होता है उस एबिलिटी को इनहांस कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। आया समझ में? चलो, अब वही बोल रहा है, मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स। जो भी डिजायर, जो भी गोल है उसको पूरा करने के लिए लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कहलाता है। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। बिल्कुल सही, मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बोला गया है इट इंक्रीज वर्क एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप और सबऑर्डिनेट्स। ये ग्रुप का या सबऑर्डिनेट्स का जो वर्किंग एबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। मोटिवेशन हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। इट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना विच अराइजेस फ्रॉम द फीलिंग ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर यहां से दिमाग खुल गया, यहां से अगर काम करने के लिए मोटिवेशन आ गया, तो वो अधिक तेजी से काम करता है। इट हेल्प टू अचीव गोल, और ये जो हम लोगों का गोल है उसको फुलफिल करने में हम लोगों को मदद करता है। आया सर जी समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका, देयर आर सम फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का कुछ कुछ देखो फीचर्स है, ये मोटिवेशन का कुछ कुछ फीचर्स है। पहला, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है।
कंटिन्यूअस प्रोसेस, मोटिवेशन हमेशा करते रहना पड़ता है, ये नहीं कि एक बार मोटिवेशन करके छोड़ दे, करते रहना पड़ता है। यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सिंपल बात है भाई, वो जो लीडरशिप का जो फीचर्स लिखे थे ना, वही फीचर्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, वही चीज है, वही चीज है। ठीक है, चलिए आगे आगे बोला गया एक्सप्लेन मास्लोज नीड हेरिटेरी थ्योरी, व्हाट आर मोटिवेशन थ्योरी गिवन बाय मास्लो। ये क्वेश्चन जो है वो इस साल 2023 में आप लोगों को पूछा था। आप लोगों को समझना होगा कि कोई भी पर्सन जब काम करता है तो उस काम के पीछे उसका कुछ डिजायर, कुछ वांट्स होता है। उस डिजायर और उस वांट्स को पूरा करने के लिए ही कोई भी पर्सन जो है वो काम करता है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? इसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ डिजायर जरूर होगा। कोई पर्सन जो है किसी कंपनी में, किसी प्लांट में या यहाँ वहां मजदूरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? कुछ उसके पीछे उसका कुछ डिजायर, उसके पीछे उसका कुछ वांट्स है। कोई भी पर्सन जब कहीं भी काम करता है तो उस काम के पीछे उसका कुछ डिजायर, कुछ वांट्स होता है, और उस डिजायर और उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो मोटिवेट होकर के काम करता है। तो इब्राहिम मास्लो ने 5 ऐसा कैटेगरी बताया, 5 ऐसा पॉइंट बताया जिसको फुलफिल करने के लिए कोई भी आदमी मोटिवेट होता है और उस काम को इन्हीं 5 में से किसी को फुलफिल करने के लिए वो काम करता है। ठीक है, अब बताते हैं वो 5 मोटिवेशन प्रिंसिपल या वो 5 मोटिवेशन थ्योरी क्या है जो इब्राहिम मास्लो ने बताया था। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसका इंट्रो सुन लो। इब्राहिम मास्लो, देखो इसका डेट ऑफ बर्थ है 908 से 970, ठीक है, 1908 से 1970। an eminent US psychological offered an general theory of motivation। उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बताया। called the need and hereditary theory of motivation in 1943। किस ईयर बताया था? 1943 में। he left that people have a wide range of need which motivated them to strive for their fulfillment। लोगों के पास अपना डिजायर, अपना नीड्स होता है, उसको फुलफिल करने के लिए वो मोटिवेट होकर के काम करता है। ठीक है, आगे बोला ए शोन इन द फॉलोइंग फिगर सम नीड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 स्टेप। देखो वो 5 स्टेप कौन कौन सा है? ये 5 स्टेप है जिनके बारे में उन्होंने बताया। अब इसको देखो, इस तरीके से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको मत समझ लेना। ठीक है, 5 इन हेरिटेरी थ्योरी दैट वाज गिवन बाय मास्लो, इब्राहिम मास्लो। सबसे पहला नीड्स होता है यहां नीचे, सबसे पहला नीड्स, ये नीचे से ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, सबसे पहला नीड्स होता है साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। एकदम लोगों का बेसिक नीड्स होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स। उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। या तो दूसरा हो जाएगा, जब बेसिक नीड्स पूरा हो गया तो दूसरा मोटिवेट करता है सिक्योरिटी नीड्स। जैसे चलो काम करते हैं, पैसा बचा के रखते हैं, फ्यूचर में मेरा काम देगा। अभी सब खत्म कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? फ्यूचर के लिए बचाएंगे। तो सिक्योरिटी नीड्स ये भी फुलफिल हो गया, अपने लिए बचा लिए। अब आता है सोशल नीड्स, यानी समाज के लिए भी कुछ कुछ काम करेंगे, क्योंकि समाज के लिए भी तो जरूरी है। इसके बाद आता है आपका स्टीम नीड। कौन सा नीड? स्टीम। स्टीम नीड का मतलब होता है आत्मसम्मान। स्टीम नीड मतलब आत्मसम्मान के लिए काम करता है। जब ये चारों का चारों नीड्स पूरा हो गया तो सबसे ऊपर में आता है 5 नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि आत्म प्राप्ति की कार्य। आत्म प्राप्ति, एकदम सब चीज हमको मिल गया, आत्म संतुष्टि के लिए अब हम काम करेंगे। ठीक है, सब चीज है, बस ऐसे ही काम करने मन है। ठीक है, तो ये जो है ये 5 मोटिवेशन का स्टेज है, और इन्हीं चीज को फुलफिल करने की, यही 5 नीड्स है, इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी पर्सन जो है वो मोटिवेट होके काम करता है। अब अगर आप चाहें तो इन सारे पॉइंट को एक एक करके थोड़ा थोड़ा 3-4 लाइन में डील कर सकते हो। 1 2 3 4 5 सब पॉइंट लिख के थोड़ा थोड़ा आप इसको डील कर सकते हो। है समझ में सर जी? ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज सुपरविजन। हो गया मोटिवेशन। अब आते हैं सुपरविजन क्या होता है, गिव इट्स इंपॉर्टेंट। तो सिंपल बात है भाई, सुपरविजन का मतलब होता है कि एक जो सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर जो काम करेगा उसको सुपरविजन बोलेंगे। अब एक सुपरवाइजर क्या काम करेगा? तो सबसे पहले जो सुपरवाइजर होता है वो लिंक होता है आपका मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच का वो लिंक होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम एक्चुअल में ये देखना होता है कि भाई सभी काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं,
और जो वर्कर्स लोग हैं उन लोगों को किसी चीज का जरूरत है या नहीं। यानी कि सुपरवाइजर का मतलब होता है सुपरविजन का काम करना, निरीक्षण का काम करना, देखना कि सब कुछ काम जो सबऑर्डिनेट्स है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर सबऑर्डिनेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो उनको मेंटोर करेगा। मेंटोर करेगा मतलब उन लोगों को बताएगा कि भाई देख इस तरीके से जो है वो काम करना है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बोल, हम बॉस को बताते हैं। ये होता है आपका सुपरविजन, ठीक है। देखो बोल रहा है सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एज्यूमिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विथ द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। ये देखना होता है कि भाई सारा काम जो है वो वैसा हो रहा है कि नहीं जैसा पहले से प्लानिंग हुआ था। सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो काम करता है उस काम के ऊपर निगरानी रखना। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। बिल्कुल सही है, ठीक है, बस छोटा है। अब इसके बाद ये देखो इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंस की क्यों किया जाता है आपका सुपरविजन। पहला, हेल्प्स इन कंट्रोल। सुपरविजन से एम्प्लॉय को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, सुपरविजन होने से डिसिप्लिन बना रहता है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि, लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि कोई दिक्कत है, कोई काम है, बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम मिडिल लेवल और टॉप लेवल वालों को बताएंगे, तुम हमको बताओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, ये मीडिएटर का काम करता है आपका वर्कर्स के बीच और मिडिल लेवल के बीच कम्युनिकेशन कराता है ये। इसके बाद इंप्रूविंग मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है। और मेंटेन ग्रुप यूटिलाइजिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ लेकर के काम करवाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन, गिव डिफिनेशन एंड फीचर। कम्युनिकेशन क्या है? तो देखो भाई कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपना कोई फैक्ट्स, अपना आइडिया, अपने इमोशन को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन। हम दोनों के बीच भी, हम लोगों के बीच भी अभी कम्युनिकेशन हो रहा है। हम आपको कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप बोलोगे, हम सुनेंगे। तो कम्युनिकेशन में मिनिमम दो पार्टीज होना चाहिए, कम से कम दो पार्टीज। एक होगा बोलने वाला और एक होगा सुनने वाला। हम बोलेंगे, आप सुनोगे, आप बोलोगे, हम सुनेंगे। तो हम बोल रहे हैं तो हम होंगे कम्युनिकेटर, आप सुन रहे हो तो आप होंगे कम्युनिकेटिव। आया समझ में? ठीक है। बोल, अब इसका मतलब है कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स है मैनेजमेंट का, तो उन तीनों लेवल्स के बीच आपस में जो बातचीत होते रहता है, आइडिया, फीलिंग, इमोशन, ऑर्डर, ये सब जो एक्सचेंज होता है ना, यही कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिफर टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग एटसेट्रा, इन सबको ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह या एक लोग से दूसरे लोगों के बीच अपने फीलिंग, अपने इमोशन, अपने आइडिया को शेयर करना और लोगों को उसके बारे में समझाना, ठीक है। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू द पीपल क्रिएट एंड ऑल्सो शेयर इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन से लोग जो है कोई इंफॉर्मेशन बनाता है और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करता है, ठीक है। आगे, डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू डेविस कहते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन कहते हैं कम्युनिकेशन इज ए एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। दो या दो से अधिक लोगों के बीच फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस को शेयर करना ही आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक। अब कम्युनिकेशन का कुछ कुछ फीचर्स। तो पहला फीचर्स है यूनिवर्सल प्रोसेस, बार बार बोल रहे हैं, सबका में लिख सकते हो। यूनिवर्सल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, टू वे कम्युनिकेशन। याद रखना कम्युनिकेशन टू वे होता है। हम बोल रहे हैं, आप सुनो, आप बोलोगे, हम सुनेंगे, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। सर्कुलर प्रोसेस मतलब हम बोले फिर आप बोलो, फिर हम बोले फिर आप बोलो, फिर हम बोले फिर आप बोलेंगे, इस तरह से आइडियाज एक्सचेंज होते रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, टू और मोर पर्सन होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों का आपसी समझ होना चाहिए। और बेसिक ऑफ कोऑपरेशन, यानी जब हम बोले तो आप कोऑपरेट करो, जब आप बोलोगे तब हम कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन बैरियर। और हमको लगता है, हो सकता है कि इस साल जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद दे देगा, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या होता है? तो कई तरीके के बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला बैरियर होता है आपका सेमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़ लेना, याद हो जाएगा, एकदम नॉर्मल चीज है सेमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। दूसरा, सेमेंटिक बैरियर्स के बाद साइकोलॉजिकल बैरियर, या जिसको हम लोग इमोशनल बैरियर भी बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोगों का पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स, अगर आपको ये सब पॉइंट नहीं लिखना है कोई बात नहीं, आप क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आपका बैरियर्स में सबसे पहले लिख सकते हो आप लैंग्वेज बैरियर। जब एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत करेगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम करेगा लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज बैरियर होता है। लैंग्वेज के साथ साथ होता है डिस्टेंस, कितना ज्यादा दूरी पे हो, डिस्टेंस बैरियर होता है। इसके बाद मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, आप किस चीज से कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी होता है। तो कई तरीके का जो है वो बैरियर होता है, ठीक है। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, बस कम से कम 5 बैरियर्स को आपको लिखना है कि भाई देख ये बैरियर है, और थोड़ा थोड़ा उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, कुछ कुछ और यहाँ पे कुछ कुछ और बैरियर्स यहाँ पे मेंशन है। लैंग्वेज बैरियर हो गया, लोकेशन बैरियर हो गया, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज बैरियर हो गया, ठीक है। तो ऊपर 4 गो है, नीचे 3, 7 गो हो गया। आपको अपने हिसाब से इसको डील करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केच कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन करते समय क्या प्रोसेस होता है, एक आदमी जब दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेट करता है तो इसका क्या प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। देखो जब कम्युनिकेट करेंगे तो समझना, सबसे पहले एक होता है सेंडर। क्या होता है एक भाई, सेंडर। अब सेंडर कौन होता है, तो सेंडर वो आदमी होता है जो अपने बात को बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम सेंडर हैं, ठीक। अब हम अगर आपको कुछ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है हम कुछ सोचे हैं, कुछ आइडिया है, मेरा कुछ बात है, तो हम सबसे पहले आपको अपना मैसेज पहुंचाएंगे, यानी हम आपको अपना क्या देंगे, हम आपको अपना आइडिया देंगे, दिए। अब जब हम आपको अपना आइडिया देंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे आपको, तो किसी मीडियम के द्वारा देंगे ना भाई, या तो वो किसी लैंग्वेज में होगा, या तो फिर समझ लो किसी कोड में होगा। हम आपको किसी ना किसी के हेल्प से ही ना बात करेंगे। हम आपको कॉल किए, हाँ जी बताओ पढ़ाई कैसे चल रहा है, तो हम लोगों के बीच का मीडिया कौन बना, मीडिया बना ये मोबाइल फोन। अभी आप पढ़ रहे हैं तो हम दोनों के बीच का मीडिया बना है मोबाइल फोन, समझ में आया। तो ये होता है मीडिया। और जब हम अपना बात आपको बोल रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है एनकोडिंग। क्या कहलाता है भाई, वो प्रोसेस एनकोडिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, एनकोडिंग। क्लियर है। इसके बाद आप मेरे द्वारा बोले बातों को समझोगे कि अच्छा सर का मतलब ये है, तो जब आप उसको समझ जाओगे तो बोलेंगे आपने उसको क्या कर लिया, डिकोडिंग कर लिया। एनकोडिंग मतलब हम जो बोल रहे हैं, डिकोडिंग मतलब आप जो समझे। और लास्ट में कौन है आप हैं रिसीवर। इसके बाद जब हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो गया तो आप हमको क्या करोगे, देखो आप हमको फीडबैक भेजोगे। आप हमको क्या भेजोगे, फीडबैक भेजोगे कि हाँ सर ठीक है सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये सर समझ में नहीं आया। आप हमको क्या भेजोगे लास्ट में, फीडबैक। और कभी कभी होगा जब हम दोनों के बीच बातचीत होगा तो कई सारे बैरियर्स होंगे, मतलब कई सारा ऐसा चीज होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, हो हल्ला होगा, शोरगुल होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। तो बीच में जो काम करता है वो होता है नॉइज, यानी शोरगुल, हो हल्ला। ये स्केच है कम्युनिकेशन का। अब आकर ये बनाने के बाद एग्जाम में लंबा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डील कर दोगे, ठीक है। चलो आगे, बस और 2 क्वेश्चन है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली भाई कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और डायगोनल होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा रूमर होता है और ग्रेफेबाइन। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ग्रेफेबाइन कम्युनिकेशन कहाँ पाया जाता है, तो बोल देना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेफेबाइन कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों के बीच डिफरेंस। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सर हमको तो समझ में नहीं आया फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। हमको बताओ, क्या आपको हम जब ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको हम डिटेल में पढ़ाए थे भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। बस वही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंपल बात है भाई, ठीक है, सिंपल सा बात है, समझ लो ना भाई। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन करेगा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन करेगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ना है हम लोगों को। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस देखो, बेसिस में क्या लिखा गया है, अथॉरिटी, आपका ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। इट इज एन अथॉरिटेटिव, इट इज नॉट अथॉरिटेटिव। इसका मतलब है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अधिकृत होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अधिकृत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, सेंडर।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर होता है वो कहाँ से आता है, मैनेजर से आता है, मैनेजर से आता है ऑर्डर। और यहाँ कहाँ से आता है, यहाँ से आता है इनफॉर्मल में आता है लीडर से। इसके बाद चैनल, ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो चैनल है वो चैनल बना हुआ है, और इसका जो है वो चैनल अनस्टेबल है, चैनल बना हुआ नहीं है। इसके बाद स्पीड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है, क्योंकि टॉप से मिडिल में आता है, मिडिल से लोअर में, और इनफॉर्मल जो है वो वेरी स्पीड वाला होता है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर कहाँ से आता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर आता है टॉप लेवल से, टॉप टू बॉटम। टॉप ऑर्डर देगा मिडिल को ऑर्डर, मिडिल देगा लोअर को, और जो इनफॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वहां कहीं भी जो है ऑर्डर चला जाता है। इसके बाद फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसमें छेड़छाड़ या उसको बदल नहीं सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको बदल सकते हो। स्कोप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेड स्कोप होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अनलिमिटेड स्कोप होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का लिमिटेड स्कोप होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का अनलिमिटेड स्कोप होता है, ठीक है। बस यही इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ लिए तो अनडाउटेडली इसी में से ही कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा। बस अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का पूछेगा तो जैसे फीचर्स इंपोर्टेंस को हम पॉइंट आउट किए हैं, तब आपको उन चीजों को डील करके लिखना पड़ेगा, मतलब उसको पॉइंट लिख करके उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, बस यही, ठीक है। चलो इसके बाद पार्ट ए के लिए एक लास्ट चैप्टर हम लोग का बच जाता है कंट्रोलिंग, इसके बाद हम लोगों का पार्ट ए हो जाएगा खत्म। जल्दी से पार्ट ए खत्म करते हैं, पार्ट बी में और 3 चैप्टर है, यानी टोटल और 4 चैप्टर आएगा, और हो गया बीएसटी 50 नंबर का सब्जेक्टिव खत्म, ठीक है। बाय, टेक केयर।